तो आईपीएस के लिए मन बना चुके हैं? आपके यहाँ होने का मतलब ही कि मन नहीं बनाया आपने? यस सर, अभी मैं आईएएस के लिए प्रयास करना चाहता हूँ। क्यों मनुष्य इतना लालची क्यों होता है? उसे जितना मिल जाए उसको लगता है उतना ही कम है, थोड़ा और मिल जाए, थोड़ा और मिल जाए। अब आप आईपीएस हो गए हैं, जो कि देश की बहुत ही शानदार सर्विस है। लाखों लोग तड़पते हैं आईपीएस बनने के लिए, लेकिन आपको मिल गया तो आप उससे खुश नहीं है। सर ऐसा नहीं है कि मैं खुश नहीं हूँ, लेकिन सर जब से मैंने तैयारी आरंभ किया था मेरा झुकाव प्रशासनिक सेवा की ओर अधिक था, क्योंकि सर मुझे लगता है कि प्रशासनिक सेवा में जो डाइवर्सिटी है वो बहुत अधिक है, तो हमें काम करने का ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलता है। इसके अलावा डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट होते हैं उसके माध्यम से ग्रास रूट चेंजेस करने के जो ऑप्शन है वो प्रशासनिक सेवा में ज़्यादा है। इसलिए चूंकि सर मेरे पास अटेम्प्ट है तो मैं भी एक प्रयास और करना चाहता था। कौन ऐसे आईएएस ऑफिसर हैं जो आपके रोल मॉडल हैं, जिनको देख के आपको लगता है कि मैं भी कुछ ऐसा काम करूँ? सर अभी बिहार में एक आईएएस ऑफिसर है कुंदन कुमार, तो उनके जो अप्रोच है काम को लेकर सर वो मुझे बहुत पसंद है। जैसे सर उनका एक चनपटिया मॉडल हाल ही में बहुत फेमस हुआ था, जिसमें उन्होंने कोविड के दौरान जो लोग बिहार रिटर्न हो रहे थे तो उसकी स्किल मैपिंग की और फिर उनको एम्प्लॉयमेंट वहाँ पर प्रोवाइड करने के लिए उन्हीं को एंटरप्रेन्योर बना दिया। तो जो लोग पहले एज ए लेबर काम कर रहे थे वो अभी खुद स्टार्टअप चला रहे हैं। कितने सफल हुए स्टार्टअप? सर ये मॉडल बिहार में काफ़ी सफल हुआ है और वो जो कई मतलब एग्जैक्टली सर टर्नओवर मुझे नहीं पता है, लेकिन सर अभी 400 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे। और इसका प्रभाव ये हुआ है कि जो बिहार के बाकी डिस्ट्रिक्ट है उसमें भी गवर्नमेंट अब इसको प्रमोट कर रही है और इससे इंस्पायर होकर सर बिहार सरकार ने बिहार में टेक्सटाइल पॉलिसी और लेदर पॉलिसी लेके आई ताकि बिहार में टेक्सटाइल इंडस्ट्री और इसको प्रमोट किया जा सके। प्रिंस, ये बताइए कि आपका जो नाम है प्रिंस, वो एक तरह से राजतंत्र की याद दिलाता है, मोनार्की की याद दिलाता है। दुनिया में भी कितने ऐसे देश हैं जहां अभी भी मोनार्की चल रही है? सर वर्तमान में संवैधानिक राजतंत्र काफ़ी सारे देशों में दिखाई देता है, जैसे सर ब्रिटेन है, डेनमार्क है, इसके अलावा वहाँ पे फिनलैंड, स्वीडन, जापान, मलेशिया, ऐसे देशों में। और कहीं ऐसा भी है जहां संवैधानिक राजतंत्र ना हो, दरअसल राजतंत्र हो, डिफेक्टो हो? सर मिडिल ईस्ट के कंट्रीज में हो सकते हैं सर, मुझे हो सकते हैं क्योंकि सर वो उनकी जो शासन प्रणाली है उसको लोकतांत्रिक दिखाने का प्रयास करते हैं, बट जो एग्जैक्टली है नहीं। लेकिन उसमें भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जैसे उन्होंने पोस्ट को क्रिएट कर रखा है, लेकिन और मतलब जिस तरीके से संचालित हो रहा है वो राजतंत्रात्मक तरीके। सऊदी अरब और इन सब देशों में क्या स्थिति है अभी? सर सऊदी अरब में भी राजतंत्रात्मक शासन है और यूएई के अंतर्गत ऐसा है कि राष्ट्रपति और ऐसा पोस्ट क्रिएट किए गए हैं, लेकिन वो भाइयों में आपस में डिवाइडेड हैं। तो इस तरीके से संवैधानिक राजतंत्र क्या होता है? उसमें संवैधानिक होने का क्या मतलब है? सर संवैधानिक राजतंत्र यह है कि जो राज्य का प्रमुख है, संवैधानिक प्रमुख, वो फिक्स होता है। हालांकि जो शासन प्रणाली होती है वो चुनी गई सरकार के अंतर्गत होती है, जो प्रधानमंत्री के माध्यम से संचालित होती है। इसको संवैधानिक कहने का मतलब क्या हुआ? जैसे ब्रिटेन को हम बोलते हैं कि वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की है, और 1688 से हम कहते हैं कि जो ग्लोरियस रिवॉल्यूशन हुआ उस दिन से ब्रिटिश मोनार्की कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बन गई। लेकिन वहाँ तो कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं लिखित। बिना लिखित संविधान के ब्रिटेन संवैधानिक राजतंत्र कैसे बना? सर एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, बट मुझे लगता है कि चूंकि जो शासन है वो वहाँ पर औपचारिक रूप से लिखित संविधान नहीं है, लेकिन जो अनौपचारिक रूप से जो नियम बने हैं या परंपराएं बनी उसके अनुसार से संचालित होते रही। और उसमें चूंकि जो राजा की भूमिका है वो एकदम सीमित हो गई, जो केवल सीमित भूमिका हो गई, तो उसकी वजह से चूंकि जो सारी शक्तियां थी वो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के हाथों में चलेगी। तो इसकी वजह से हो सकता है सर उससे केवल अगर किसी देश में राजतंत्र समाप्त करके हम संसदीय व्यवस्था ले आते हैं या लोकतंत्र ले आते हैं, क्या लोकतंत्र की व्यवस्था लाते ही ये मान लेना चाहिए कि राजतंत्र खत्म हो गया? सर किसी भी जो समाज होता है उसके मूल्यों में बदलाव चूंकि धीरे धीरे होता है, तो सर राजनीतिक रूप से राजतंत्र समाप्त होकर लोकतंत्र आ जाता है, लेकिन कई बार हो सकता है कि वो व्यवहार में तो सिद्ध कीजिए कि भारत संवैधानिक तौर पर लोकतंत्र है, किंतु अभी भी भारत में राजतंत्र के बीज मौजूद हैं। सर अगर हम भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में देखें तो जो राजनीतिक दल है उसमें परिवारवाद या वंशवाद जैसी स्थिति दिखाई देती है, जो अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं राजतंत्रात्मक शासन की चीज़ों को दिखाता है। इसके अलावा जो अन्य फील्ड है, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, लॉ हो, इसके अलावा मेडिकल फील्ड, तो इसमें भी कहीं ना कहीं इस तरीके की स्थिति दिखती है जो वंशवाद से जुड़ी हुई दिखती है। तो सर वो कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से राजतंत्रात्मक उस शैली के प्रतीक दिखाई। वंशवाद के फायदे क्या क्या हैं? महात्मा गांधी ने स्पष्ट रूप से तो नहीं किंतु परोक्ष रूप से कुछ फायदों का जिक्र भी किया है। मतलब वंशवाद कहे कि नहीं किया, लेकिन अलग संदर्भों में किया है। क्या फायदे हो सकते हैं? सर वंशवाद का सबसे बड़ा फायदा यह हो सकता है कि जो स्किल्स का ट्रांसफर है वो आसानी से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हो सकता है, तो उसके माध्यम से हमें ज़्यादा योग्य लोग उस क्षेत्र में मिल सकते हैं। तो सर ये एक फायदा। जिस समय भारतीय संविधान बना उस समय जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको पटेल जी की बहुत अच्छी कोशिशों की वजह से उनको भारत में हमने जोड़ लिया। 3 रियासतों को लेकर दिक्कत है, हम सब जानते हैं। जब इन रियासतों को, रजवाड़ों को भारत में जोड़ा गया, इनको जोड़ने के लिए अलग अलग प्रोसेस बनाए गए। कुछ को कहा कि आप भाग ख राज्य बन जाइए, कुछ को कहा भाग ग बन जाइए, भाग घ बन जाइए। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 4 प्रकार के राज्य थे और वो रियासतों को एडजस्ट करने के लिए ही थे। जल्दी से बताइए कि चारों प्रकार के राज्यों में क्या क्या अंतर था? पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। और ये हमारे संविधान के आप कह सकते हैं कि भाग 6, 7, 8, 9 इनमें जिक्र था इन सबका। सॉरी सर मुझे याद नहीं है। तो आप पूछिए।